हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल ऑफ क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड। पेज नंबर 41 पे ये पोएम देखने को मिली हमें, द वॉइस ऑफ द रेन। नाउ इट इज़ बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। पहले तो मैं थोड़ा सा पोएट के बारे में थोड़ा आपको एक आइडिया देता हूँ ताकि एक आइडिया आपको पता चल जाए कि आखिर वॉल्ट विटमैन कौन थे। तो वॉल्ट विटमैन को अगर हम बात करें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है। ये एक अमेरिकन पोएट थे, एसेस्ट थे और जर्नलिस्ट के साथ अगर हम बात करें, इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु अगर हम बात करें 1892 में हुई। इनके द्वारा लिखे गए कई पोएम्स काफ़ी कहीं ना कहीं नोन हैं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन कैप्टन। सो दीज आर सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स। बहुत ही फ्री राइटिंग करते थे और काफ़ी कहीं ना कहीं पॉपुलर अगर हम बात करें पोएट्स में इनको काउंट किया जाता है। सो उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली यहाँ जो पोएट हैं वो वो ह्यूमन ट्रेट्स को अटैच कर रहे हैं विद क्वालिटी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक हियर ही इज़ अटैचिंग दी वॉइस। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करें वॉइस इज़ बीइंग अटैच बाय ह्यूमंस के साथ हम वॉइस को जोड़ के देखते हैं, लेकिन वो यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी तो रेन की। तो ध्यान रखिए, रेन की साउंड होती है, रेन की वॉइस नहीं होती है, वॉइस होती है ह्यूमंस की। तो उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ डिनोट किया है। तो यहाँ पीडीएफ में अगर हम बात करें ओ और आई जुड़ गया है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इट्स वॉइस, VOICE। तो वॉइस यहाँ वेस दिख रहा है लेकिन है वॉइस ये। तो पीडीएफ में थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई थी। तो द वॉइस ऑफ रेन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पोइटिक डिवाइस में सबसे अच्छा पोइटिक डिवाइस पर्सनॉनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ह्यूमन ट्रेड यानी ह्यूमन वॉइस को जोड़ के देखा गया है रेन के साथ। तो रेन की साउंड होती है, रेन की वॉइस नहीं होती है, और उसको जोड़ के देखा गया। तो आइए जो है आगे देखते हैं कि आखिरकार पोएट क्या कहना चाहते हैं। एंड हुआ दो सैड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ना हुआ दो, जल्दी से इसे अंडरलाइन कर लो। हुआ दो का बेसिकली यहाँ मतलब है हुआ यू, हुआ दाओ नहीं, हुआ यू। सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी यहाँ पोएट किससे कह रहे हैं? तो पोएट ये पूछ रहे हैं किससे? सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी जो रिम, अगर हम बात करें हल्की सी जो बारिश हो रही है उसको। सॉफ्ट फॉलिंग मतलब तेज़ बारिश नहीं हो रही, रिमझिम बारिश जो हो रही है, हल्की सी जो बारिश हो रही है, उससे पूछ रहे हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। अब बारिश जो बहुत ही स्ट्रेंज है वो इस चीज़ का जवाब भी दे रही है, जिसको यहाँ ट्रांसलेट भी किया है पोएट ने। अब वो जो क्या जवाब दे रही है इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ रेन कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। नाउ आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ बात हो रही है, रेन खुद कह रही है कि मैं बेसिकली अर्थ की एक पोएम हूँ। नाउ देयर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया, देखो, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। एक और पोएटिक डिवाइस बड़े खूबसूरती से कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया। नाउ इटर्नल आई राइस। अब देखो वो रेन क्या कहती है आगे, वो कहती है कि मैं अर्थ की एक पोयम हूँ। इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, इटर्नल आई राइस मतलब हमेशा मैं बढ़ती रहती हूँ। इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब इम्पेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी टच और दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। देखो वो कह रही है, आई होप सबको पता है वाटर साइकिल। आई होप नहीं, अगर पता हो तो मैं थोड़ा सा इसकी रिवीजन एक कहीं ना कहीं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाए। वाटर साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि जब सूरज की किरणें समुद्र पे गिरती हैं तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, जो ऊपर जाके कहीं ना कहीं बादलों को फॉर्म करता है। ये बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो वहाँ बारिश होती है, उससे नदियाँ बनती हैं और नदियों से फिर पानी नीचे आता है ज़मीन पर, और फाइनली वहीं से फिर पानी बहते बहते पहुँचता है समुद्र पर। और दिस इज़ दी वाटर साइकिल जो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो बात हो रही है, पोएट जो रेन बोल रही है पोएट को, उसमें भी यही बोल रही है, इटर्नल आई राइज यानी नेवर एंडिंग, मैं हमेशा ही कहीं ना कहीं बढ़ती रहती हूँ, उठती रहती हूँ। नेवर एंडिंग, मैं लगातार उठती रहती हूँ, और इस तरीके से उठती हूँ कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। और मैं उठती कहाँ से हूँ? ज़मीन से, लैंड से, और अगर हम बात करें बॉटमलेस सी से,
यानी बॉटमलेस ही मतलब इतना गहरा समुद्र, उस गहरे समुद्र की बात की जा रही है। यहाँ भी एक हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है बेसिकली। तो बॉटमलेस नहीं, हमेशा यानी सी का बॉटम तो होता ही है, नो डाउट। तो यहाँ बोला गया गहरे समुद्र से और ज़मीन से मैं उठती हूँ। क्यों, किसकी बात हो रही है? तो बेसिकली अगर हम बात करें उस वाटर वेपर्स की बात हो रही है। तो रेन कह रही है कि मैं इस तरीके से उठती हूँ अपवर्ड टू हेवन। अब उठने के बाद वो आगे स्काई की तरफ आगे बढ़ती है, और स्काई को अगर हम बात करें, यहाँ बोला गया हेवन, तो अपवर्ड टू हेवन। वेंस, वेंस को अंडरलाइन कर लो। बेसिकली वेंस इज द वर्ड यूज फॉर वेयर। वेगली फॉर्म्ड, वेगली मीन्स नॉट क्लियरली, वेगली मीन्स नॉट क्लियरली। व्हेन वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट दी सेम। जहाँ अगर हम बात करें, देखो जब वो उठती है समुद्र से तो वो पानी की बूंदें किसी को देखने को नहीं मिलती, लेकिन ऊपर जब आसमान में पहुंचती है तो वो कंडेंस होती है, बहुत ही डिफरेंटली कहीं ना कहीं वो बनती है। और फाइनली अगर हम बात करें, एक उसको कहीं ना कहीं शेप मिलता है। और हालांकि उसने अपना रूप पूरे तरीके से चेंज कर लिया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सेम ही है। क्योंकि गैस से अगर हम बात करें कंडेंस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब वाटर यानी ड्रॉपलेट्स, रेन ड्रॉपलेट्स, तो वो अपने रूप में आने वाले जो चेंज है उसकी यहाँ बात कर रही है। आई डिसेंड टू लीव द डाफ्ट एटॉमीज एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। अब यहाँ देखो, यहाँ बात करिए डिसेंट। डिसेंट इज़ लाइक कमिंग डाउन, डिसेंट इज़ कमिंग डाउन। अब देखो ऊपर जाने की बात पहले वाले लाइन में कर ली, अब यहाँ बात कर रही है आई डिसेंड डाउन, यानी वो गिरती है। अब ये जो बारिश गिर रही है बेसिकली किस पे गिर रही है? टू लेव। लेव का मतलब होता है टू वॉश अवे, और रादर धोने, धोने को हम बोलते हैं टू लेव। टू लेव द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इज लाइक सूखा, एटॉमीज इज़ लाइक टाइनी पार्टिकल, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ वो बात कर रही है कि मैं जब नीचे गिरती हूँ तो मैं सूखे एरिया को धोती हूँ, यानी सूखे एरिया के लिए इम्पोर्टेंस है बारिश की बहुत ज़्यादा। नॉट ओनली दिस, वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं साफ़ कर देती है। और पूरे ग्लोब की यहाँ बात हो रही है कि मैं डस्ट की लेयर जो पूरे कहीं ना कहीं ग्लोब है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेट एंड अनबॉर्न। नाउ आगे देखो यहाँ बात क्या की गई है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेट एंड अनबॉर्न। यहाँ बात हो रही है कि आखिरकार सब इन धूल मिट्टी के जो नीचे जो है वो बेसिकली कौन कौन है? तो धूल मिट्टी के नीचे बेसिकली अगर हम बात करें, लेटेंट इज़ लाइक छुपा हुआ, हिडन। तो वो छुपा हुआ अगर हम बात करें बीज हैं, जिनको पानी जब मिलता है तभी उनके अंदर क्या आती है, जीवन, तभी उनके अंदर क्या आता है, जीवन आता है। तो अनबॉर्न अगर हम बात करें अभी तक नहीं, लेकिन जब पानी पहुंचेगा तो फाइनली अगर हम बात करें उन बीजों में भी क्या आता है, जीवन आता है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब देखो यहाँ रेन क्या कह रही है, रेन कह रही है कि मैं हमेशा ही, चाहे दिन हो या रात हो, मैं हमेशा ही अपने आप को फिर से दोबारा ओरिजिन देने में लगी रहती हूँ। बिकॉज नाउ हियर दे आर टॉकिंग अबाउट दी वाटर साइकिल। वो अगर हम बात करें चाहे दिन हो या रात हो, वो वाटर साइकिल अपने आप को लगातार कॉन्टिन्यूसली चलाता रहता है। हम जाने या ना जाने, लेकिन कॉन्टिन्यूसली वो चल रहा है। समुद्र से पानी इवेपोरेट हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बादल पहाड़ों से टकरा रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश पहाड़ों से धीरे धीरे पानी कहीं ना कहीं नीचे झरनों के माध्यम से गिर रहा है, उससे नदियाँ बन रही हैं, और फाइनली वो नदी प्लेन्स में आती हैं, फिर धीरे धीरे वो वापस पानी दोबारा कहाँ पहुँच जाता है, समुद्र में पहुँच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, चाहे हम जाने या ना जाने, ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। और रेन पूरी कोशिश कर रही है कि दोबारा वो अपने आप को फिर से ओरिजिन दे, दोबारा वो अपने आप को फिर से क्या करे, बनाए। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। अब वो देखो क्या कह रही है, कि वो कह रही है कि जब भी मैं किसी चीज़ पे गिरती हूँ तो मैं उसको प्योर करती हूँ और मैं उसे सुंदर करती हूँ। जब बारिश गिरती है तो नो डाउट अगर हम बात करें, कहीं फूल उगते हैं, इवन दो कहीं डर्ट अगर गिरी हुई है तो उसके ऊपर गिरती है तो उसे साफ़ कर देती है। तो यही वही बारिश यही कह रही है कि मैं जहाँ भी गिरती हूँ तो मैं वहाँ उसे प्योर बना देती हूँ, उसे ब्यूटीफाई यानी उसे सुंदर बना देती हूँ। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ बीइंग सेड बाय रेन हेयर। अब देखो इस पर पोएट क्या रबट बैक करते हैं, तो पोएट कहते हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग। अब देखो पोएट इसे कंपेयर कर रहे हैं किससे, तो पोएट इसे कंपेयर कर रहे हैं एक गाने से। अब उसमें क्या कह रहे हैं वो, तो पोएट कह रहे हैं फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग। जब वो कह रहे हैं कि जब कोई गाना जन्म लेता है, कोई गाना अगर पोएट बनाता है, तो जब वो गाना मार्केट में, वॉन्डरिंग मतलब
घूम के आता है। घूम के कहाँ आएगा? तो मार्केट में पहुँचता है, कई लोग उसे सुनते हैं, और जब लोग सुनते हैं, लिसन, जब कई कई लोग उसे कहीं ना कहीं सुन लेते हैं, रेकेड और अनरेकेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। हम ना रेकेड और नॉट अनरेकेड मतलब चाहे केयर्ड और नॉट केयर्ड, लाइक इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। तो रेकेड और अनरेकेड का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। भाई, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, वो जो गाना है, अगर हम बात करें, जो वापस लौटता है, तो जब कई लोगों को पसंद आता है, तो बेसिकली वो प्यार वापस लौटाता है किसको? पोएट को। तो जो लोगों का प्यार उस गाने को मिलता है, वो किसको मिल रहा है? फाइनली पोएट को। तो इस तरीके से, जिस तरीके से एक गाना बन के मार्केट में उतरता है और फिर वापस लौटता है किसके पास? जिसने उसे बनाया है। उसी तरीके से रेन भी, अगर हम बात करें, अपना पूरा का पूरा प्रोसेस क्या करती है? फॉलो करती है। नाउ हेयर, एक अगर हम बात करें रेकेड और अनरेकेड, एक स्माइली का इस्तेमाल किया गया है। तो एक पोएटिक डिवाइस और एक बड़ा सुंदर तरीके से पोएट ने इस्तेमाल किया। वॉल्ट विटमैन, अगर हम बात करें, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं नोन है, तो उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम। यही इतनी छोटी सी पोएम है। अब देखो, इसमें अगर हम बात करें क्या कहेंगे, तो इसका निचोड़ क्या है? तो जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सुंदरता, वाटर साइकिल की सुंदरता, या जो रेन्स हैं या बारिश है उनकी सुंदरता को सामने रखें कि आखिरकार उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से एक रेन सोचती होगी। तो उन्होंने एक पोएट और एक रेन के बीच में हुई बातों को अपने पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए आपके सामने रखा है। अब यहाँ मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देखो 4 पोएटिक डिवाइस मैंने अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से हैं, और इसके साथ इनके क्वेश्चंस को उठाएंगे जो नेक्स्ट पेज पे है, वो क्या क्वेश्चन है। हालांकि 4 मैंने आपको मीनिंग भी नीचे लिखे हुए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू थिंक इट आउट, हम इसी को डिस्कस करते हैं, एक एक को उठाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ आंसर्स कहीं ना कहीं बना के रखे हैं, तो उन्हीं को उठाता हूँ, मैं डिस्कस भी करता हूँ आप लोगों के सामने। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पोएट ने नॉन लिविंग यानी ह्यूमन एस्पेक्ट को जोड़ा है किसके साथ? ह्यूमन एस्पेक्ट को जब जोड़ा है, बेसिकली अगर हम बात करें, उनकी क्वालिटी को जोड़ा है नॉन लिविंग थिंग के साथ, तो इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और इस पोएम की पहली लाइन में, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन, इसमें अगर हम बात करें तो पोएम ऑफ अर्थ, ये अगर हम बात करें एक ज़बरदस्त पर्सोनिफिकेशन था। नॉट ओनली दिस, बल्कि अगर हम बात करें, उन्होंने बात की है वॉइस ऑफ रेन। वॉइस ऑफ रेन, मैंने आपको बताया था वॉइस ह्यूमन की होती है, रेन की साउंड होती है, लेकिन ह्यूमन की वॉइस को उन्होंने जोड़ा किसके साथ? रेन के साथ। तो इसी को हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। फिर उसके बाद उन्होंने अनदर पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, मेटाफर। मेटाफर बेसिकली इज़ द इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट थिंग। और यहाँ अगर हम बात करें द पोएम ऑफ अर्थ, अगर हम बात करें, रेन इज़ बीइंग कंपेयर टू पोएम, तो दिस इज़ द थिंग जिसको हम मेटाफर कह सकते हैं। तो बड़ी सुंदरता से अगर हम बात करें, पोएट ने इस चीज़ को करा है। नाउ अनदर वन इज़ हाइपरबोल, एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स या बड़ा चढ़ा के बोलना इज कॉल्ड एज हाइपरबोल। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है, अगर हम बात करें थर्ड एक फिफ्थ लाइन में, बॉटमलेस सी। तो फिफ्थ लाइन अगर हम देखें, बॉटमलेस सी में आप देखोगे, बॉटमलेस मतलब कोई समुद्र का ऐसा नहीं होता बॉटम नहीं हो, समुद्र होगा तो बॉटम भी होगा, लेकिन यहाँ वर्ड यूज़ किया है बॉटमलेस सी, जिसको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि बहुत गहरा समुद्र है, उसकी गहराई असीमित है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, उसने वर्ड यूज़ किया है बॉटमलेस। तो ये एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है, बेसिकली एक हाइपरबोल है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें, इमेजिनरी या स्माइली इस्तेमाल किया गया, जहाँ विजुअल डिस्क्रिप्शन दी जाती है किसी चीज़ की। तो विजुअल डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें, यहाँ दी गई है किसकी? तो रेन की दी गई है। तो यहाँ रेन के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो दिस इज़ द इमेजिनरी, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस विच हैज़ बीन यूज्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन आता है, देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू, which lines indicate this? Now there are 2 voices। पहली बात तो हमें पता ही चल जाती है, एक तो रेन की आवाज़ है जो कहीं ना कहीं लिखी हुई है सामने, और दूसरी आवाज़ अगर हम बात करें किसकी निकल के आती है, तो पोएट की आवाज़ है। तो जो लाइन अगर हम बात करें इसके बारे में बता रही है, तो वो कौन कौन सी लाइन है? तो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। तो ये लाइन बता रही है कि दिस इज़ द वॉइस ऑफ रेन। एंड जो पोएट है उसके लिए जो लाइन है वो कौन सी है? एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर।
तो ये लाइन अगर हम बात करें जहाँ पोएट पूछ रहा है कि आप कौन हैं, हु आर यू, किससे पूछ रहा है पोएट, तो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, देयर आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज इन दिस पर्टिकुलर पोएम, वन इज द पोएट एंड अनदर वन इज द रेन। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम बात करें, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। जो फ्रेज है स्ट्रेंज टू टेल, ये क्या बता रहा है। नाउ जब हम बात करते हैं इस फ्रेज़ की, तो ये एक बात तो क्लियर है कि सॉफ्ट फॉलिंग रेन्स, अगर हम बात करें पोएट के जो क्वेश्चन है उसका कहीं ना कहीं जवाब होता है। It was like strange for the soft falling rains to reply to poet's situation, and when the poet asked the rain, "Who are you?" the rain replied, "I am the poem of earth." तो यहाँ स्ट्रेंज क्यों था, क्योंकि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट रेन इज़ गोइंग टू रिप्लाई, बट रेन इज़ रिप्लाइंग एयर, इसलिए इट वॉज स्ट्रेंज फॉर द पोएट टू टेल। क्लियर है ये। नाउ नेक्स्ट, देर इज़ अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड द म्यूज़िक। भाई नो डाउट पोएट ने रेन की जो साइकिल है, यानी वाटर साइकिल है, या रेन जिस तरीके से पूरा एक चक्र काट के आती है, उसको म्यूज़िक से भी कंपेयर किया है, उसको उन्होंने अपने गाने से भी कंपेयर किया है। विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन दी टू। तो कौन कौन से शब्द इसे कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखो सबसे लास्ट लाइन की तरफ पहुँचो, तो लाइन थी, फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर fulfillment, wandering wrecked and unwrecked, duly with love returns. Now these are the lines which are parallel between the rain and music. यहाँ लाइंस अगर हम वो हैं जहाँ पोएट ने रेन को कंपेयर किया है, या रेन को से कंपेयर किया है किसको, म्यूज़िक को। नाउ मैंने आपको बताया भी है कि वो लाइफ साइकिल ऑफ रेन की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है जैसे सॉन्ग एक सिंगर के दिल से ओरिजिनेट होता है, पूरे वर्ल्ड में घूमता है, चाहे लोग उसे पसंद करें या ना पसंद करें, फिर वो अपने वापस, अगर हम बात करें, वापस लौटता है, और वापस अगर हम बात करें काफ़ी प्यार के साथ लौटता है। तो इसी तरीके से जो रेन है वो भी अपने अर्थ से, यानी समुद्र से, या इवन दो लैंड्स के कहीं ना कहीं बर्थ होती है, फिर वो पूरी कहीं ना कहीं अर्थ पे इधर उधर घूमती है, और फाइनली अगर हम बात करें वापस पहुंचती है कहाँ, जहाँ से वो क्रिएट हुई है। तो ये प्रोसेस इज़ लाइक सेम। अगर हम बात करें जैसे एक सॉन्ग का प्रोसेस होता है, वैसे ही एक रेन का प्रोसेस भी जो है वो सेम है। सो दिस इज़ सो देयर इज़ अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, एंड दिस इज़ व्हाई इट हैज़ बीन सेड। नाउ how is the cyclic movement of rain brought out in the poem? Compare it with what you have learned in science. Now वाटर साइकिल की यहाँ बात हुई है, मैंने आपको बताया भी था वाटर साइकिल का, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था। मैं फिर से पिक्चर दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा भी था समुद्र से एवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, जिससे ऊपर जाके अगर हम बात करें क्लाउड फॉर्मेंट करता है, क्लाउड जाके पहाड़ों से टकराते हैं जहाँ कंडेंस होते हैं, और फाइनली उससे क्या होती है, रेन होती है, यानी ऊपर से जब बारिश होती है तो उससे नदियाँ, झरने बनते हैं, नदियाँ बनती हैं, नदियाँ फाइनली प्लेन्स में आती हैं, और फाइनली अगर हम बात करें इससे पानी नीचे भी, ज़मीन के नीचे भी जाता है, और फिर नदी के थ्रू बहते हुए समुद्र में भी पहुंचता है। सो दिस इज़ ऑल लाइक वाटर साइकिल। यही एक रेन का साइकिल भी होता है, और ये लगातार चलता रहता है। तो यहाँ उसी की बात हो रही है, जो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन है, उसे अगर हम बात करें पोएम में किस तरीके से लाया गया, और इसी को हमें थोड़ा सा एलैबोरेट करके कहीं ना कहीं यहाँ डिस्कस करना है। So let us discuss. In the poem, the water rises from the land and bottom of sea in the form of vapor. It then changes in form, transforms into clouds. It comes down to the earth in the form of rain and wash raft, provide water, life. It gives life to unborn and latent seeds inside the earth. The rain purifies and beautifies the earth. In science, the water is evaporated in the form of water vapor, condenses into the sky in the form of clouds, and then raindrops in the form of water into river, streams, ground, oceans, etc. In the poem, the rain describes its eternal journey itself. Now, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, सामने आपके आंसर है, और मैं इसे एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, फिर भी इसे शॉर्ट कहीं ना कहीं रिवाइज करके आपके सामने रखता हूँ। भैया पोएम में भी आपने देखा है कि पानी ज़मीन से और समुद्र की गहराई से उठता है वेपर के फॉर्म में, फिर वो अपना फॉर्म चेंज करता है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है किसमें, क्लाउड्स में। फिर जब वो क्लाउड्स बन जाते हैं तो वो पहाड़ों तक पहुंचते हैं, और फाइनली अगर हम बात करें वहाँ बारिश होती है, वो रेन के रूप में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होते हैं। रेन जब ज़मीन में आती है तो वो सूखे इलाकों को कहीं ना कहीं क्या करती है,
हरा भरा करती है। यही नहीं, अगर हम बात करें सबको पानी मिलता है, और जो छुपे हुए जो बीज हैं धरती के गोद में या धरती के अंदर, उनके अंदर जीवन आता है। रेन आसपास के सभी एरिया को प्योरीफाई करती है, सब जगह सुंदरता है धरती पे फैलाती है। तो ये पोएम अगर हम बात करें इसी की बात कर रही है। वेरएज़ अगर हम बात करें, हमने साइंस में क्या पढ़ा हुआ है कि पानी एवेपोरेट होता है कहाँ से, वाटर वेपर्स बनते हैं कहाँ से, समुद्र से, इवन द लैंड से। फाइनली समुद्र स्काई में जाके अगर हम बात करें कंडेंसेशन होता है, जहाँ क्लाउड्स बनते हैं, वहीं क्लाउड्स आगे फर्दर क्या करते हैं, बारिश करते हैं, और इसी से अगर हम बात करें ग्राउंड, ओशन एंड ऑल पे फिर दोबारा पानी पहुँचता है। तो ये एक अगर हम बात करें इटर्नल, अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम इटर्नल की बात करें तो दैट इज़ द नेवर एंडिंग प्रोसेस जो होता है। तो दोनों को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से कंपेयर किया गया है। तो साइंस और लिटरेचर का अच्छा अगर हम बात करें ब्लेंड हमें यहाँ देखने को मिलता है, और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे, वाई आर दी लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन द ब्रैकेट। अब आखिरी की दो लाइनें अगर हम बात करें ब्रैकेट में क्यों रखी गई है, ये इसके पीछे देखो रीज़न है। एक्चुअली जो पोएट की ऑब्जर्वेशंस हैं और उसकी जो थॉट हैं, उसको कहीं ना कहीं उसने सबसे लास्ट लाइन में रखा है। पूरी पोएम जो है दैट इज़ द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन, जिसमें अगर हम बात करें रेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया गया। बट लास्ट लाइन ऐसी है जिसमें पोएट अपने विचार रख रहा है, अपना थॉट रख रहा है, और वो सिमिलैरिटीज़ लेके आ रहा है बिटवीन द रेन एंड द म्यूज़िक। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से अगर हम बात करें उस वो पार्ट को अलग से उठा के ब्रैकेट में रखा गया है, ताकि आसानी से समझ में आ सके कि हाँ दिस इज़ दी अनदर पार्ट ऑफ द पोएम। क्लियर है ये? तो लास्ट टू lines were put within the bracket because they are the observation made by the poet and his thought, and he made a similarity between the rain and the music. So now next is list the pair of opposite found in the poem. So we have found, देखो एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें डे एंड नाइट, ये अगर हम बात करें एक साइकिल में इस्तेमाल किया गया, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव लाइफ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो डे एंड नाइट ये अपोजिट दो वर्ल्ड हैं। दूसरी अगर हम बात करें राइस एंड डिसेंट, ये एक शब्द है। राइस एंड डिसेंट अगर हम बात करें, ये दिस इज़ दी रेन अपने आप को बताती है कि किस तरीके से वो राइस करती है, क्लाउड बनाती है, और डिसेंट किस तरीके से बारिश होती है। तो राइस एंड डिसेंट ये दो अगर हम बात करें अपोजिट शब्द हैं। एंड रेकेड एंड अनरेकेड ये दो शब्द हैं। केयर्ड और नॉट केयर्ड, गिवन इंपॉर्टेंस और नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, ये रेकेड और अनरेकेड की बात की गई है। दैट इज़ फॉर बेसिकली द म्यूज़िक, जो म्यूजिशियन बनाता है, लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन वो प्यार लेके वापस लौटता है किसके 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 पास, तो अगेन द ओनर जिसने वो बनाया होता है। क्लियर है? नाउ दिस इज़ दी एक्सरसाइज। अब आगे बढ़ते हैं अपने ज़रा सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो भाई हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी निकल के आती है, तो दैट इज़ नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न, and after noticing we have to rewrite the above sentences in prose. So now, who art thou, said I to the soft falling shower. मैंने आपको बताया है who art thou is who are you, ये कौन पूछ रहा है, तो बेसिकली पोएट पूछ रहा है, किससे पूछ रहा था, शावर से, जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उससे। सो आई आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शावर्स अबाउट इट्स आइडेंटिटी। सो दिस इज द answer, or like it's a sentence pattern. It's like the prose to the written sentences. Now next is, I am the poem of earth, said the voice of rain. The voice of the rain presented herself as the poem of earth. Now, eternal I rise. The rain told the poet that she rises towards rises upwards in the never ending process. Now I have told you that eternal means the never ending process. तो पोएम वहाँ साफ साफ बोले कि मैं राइज करती हूँ टू अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो वाटर साइकिल जो है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, द फोर्थ वन इज फोर सॉन्ग ड्यूली विद द लव रिटर्न्स। Now the poet says that the rain and the music are similar in very in maximum sense, or like in majority of things. Like heart of the singer, it like song travels from the heart of the singer across the entire world, fulfilling its purpose, and comes back to the सिंगर विद लव। सो इसी तरीके से अगर हम बात करें, रेन भी अगर हम बात करें एक बहुत लंबा प्रोसेस करती है ट्रैवल, और फिर वो वापस लौटती है। तो दीज आर दी फोर सेंटेंसेस
नाउ दिस इज़ दी एक्टिविटी जो हमें मिल रही थी इस पोएम के पीछे। बहुत ही सुंदर पोएम है। आई होप सबको ये समझ में आई होगी। तो एक थर्ड एक्टिविटी और है, लुक फॉर सम मोर पोएम्स ऑन द रेन एंड सी हाउ दिस वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम। ना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ढूंढिए कुछ रेन्स के ऊपर और पोएम्स, और अगर आपको लगता है कि कोई और पोएम इससे अच्छी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की सेशन में इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई है, ये क्लियर है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल और सबसे छोटी पोएम आपकी देखने को मिलती है पेज नंबर, आई रिपीट अगेन, पेज नंबर 41। बुक का नाम है हॉर्नबिल और पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। आज के सेशन में इतने ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, पीस आउट।